बेटा, तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है कि तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल SDG4 में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने वैदिक संस्कृति के अंतर्गत वैदिक जनजीवन को समझने का प्रयास शुरू किया था और उसमें कल हम लोगों ने वैदिक जनजीवन के राजनीतिक पहलू को देखा था। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम लोग वैदिक जनजीवन को तुलनात्मक रूप से पढ़ रहे हैं। पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को तुलनात्मक रूप से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि वैदिक जनजीवन में विभिन्न संदर्भों में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं कि वैदिक संस्कृति किस प्रकार से विस्तृत थी और किस प्रकार का उनका दैनिक जनजीवन था। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो वैदिक जनजीवन, जिसमें हम लोग आज मुख्य रूप से आर्थिक क्रियाकलापों को तुलनात्मक रूप से पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों को देखेंगे। दोस्तों, वैदिक जनजीवन में आर्थिक क्रियाकलापों की बात की जाए तो पूर्व वैदिक काल में, चूंकि जानते हैं आपकी आर्य जो थे पशुपालक थे, चरवाहा थे और वो चारागाह की खोज में भारत के तरफ आए थे और अब एक क्षेत्र में वो निवास करने लगे थे। शुरू में वो किसी पंजाब, अफगानिस्तान यानी कि पश्चिमोत्तर भारत वाले क्षेत्र में बसे। धीरे धीरे उनका विस्तार होगा जो उत्तर वैदिक काल में दिखाई देगा। तो इसमें आर्थिक गतिविधियां उनके द्वारा की गई। कुछ आर्थिक गतिविधियां होती है, एक समाज जहां निवास करता है किसी खास स्थान पे, तो स्वाभाविक है कि आर्थिक गतिविधियां होंगी। इनकी भी आर्थिक गतिविधियां हुई। पूर्व वैदिक काल में देखा जाए तो पूर्व वैदिक काल का जो मुख्य अर्थव्यवस्था का आधार था वो था पशुपालन। पूर्व वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो था पशुपालन था, क्योंकि ऋग्वेद में देखेंगे, आप लोग जानते हैं ऋग्वेद जो है पूर्व वैदिक काल से संबंधित है। तो ऋग्वेद में पशुपालन का काफी महत्व था। इससे ऐसा कहने का एक खास कारण है कि ऋग्वेद में गाय शब्द का उल्लेख 176 बार आया है, 176 टाइम्स। ऋग्वेद में गाय शब्द का उल्लेख 176 बार आता है। दोस्तों, उस समय पूर्व वैदिक काल में जो गाय थी वो वस्तु विनिमय का एक साधन हुआ करती थी। यानी कोई भी चीज एक दूसरे से जो हम लोग खरीद विक्रय करते हैं ना, क्रय विक्रय जो करते हैं, तो उस समय वस्तु विनिमय आधारित थी, वस्तु पे आधारित थी, यानी एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु। तो उस समय गाय का उपयोग बहुत ही ज्यादा किया जाता था। तो पूर्व वैदिक काल में संपत्ति और विनिमय का आधार था गाय। इसके अलावा देखा जाए तो ऋग्वेद में गविष्टि शब्द का उल्लेख मिलता है, गवष्टि। और ये युद्ध के लिए, गविष्टि शब्द जो है ये युद्ध के लिए प्रयुक्त किया गया है। गविष्टि का अर्थ होता है गाय की खोज, गविष्टि का अर्थ होता है गाय का खोज, लेकिन गविष्टि जो है युद्ध के लिए उल्लेख किया गया है इस शब्द को। यानी कि इससे आप समझ सकते हैं कि गायों के लिए युद्ध होता था, संघर्ष होता था। आप पिछले राजनीतिक पहलू में पढ़े हैं कि पूर्व वैदिक काल में जो जन होते थे, कबीला होते थे, एक दूसरे से संघर्ष करते थे। क्यों करते थे? पशुओं के लिए, गाय के लिए। इसीलिए गविष्टि शब्द का उल्लेख मिलता है जो युद्ध के लिए प्रयुक्त किया गया है। और गविष्टि का अर्थ होता है गाय की खोज। इसके अलावा गाय को अष्टकर्णी भी कहा गया है, अष्टकर्णी। इसके अलावा अघन्या भी कहा गया है। अघन्या का अर्थ होता है न मारने योग्य, अघन्या का अर्थ होता है न मारने योग्य। यानी कि पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद में या ऋग्वैदिक साहित्य में गाय को अघन्या कहा गया, यानी कि गाय को न मारने योग्य बताया गया है। दोस्तों, गाय के लिए अष्टकर्णी जो है ये संपत्ति, मतलब अष्टकर्णी जिसके पास 8 से अधिक गाय हो या 8 गाय हो उसको अष्टकर्णी कहा गया, यानी वो धनी और संपन्न कहलाएगा। दोस्तों, अष्टकर्णी नाम से एक चीज यहाँ में ये भी जानकारी मिलती है कि पूर्व वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे उन्हें अंकों का भी ज्ञान था। इस नाम से हम लोग अर्थ निकाल सकते हैं अष्टकर्णी कि उन्हें अंकों का भी ज्ञान था। इसके अलावा दोस्तों, घोड़ा का उपयोग जो है रथ के लिए होता था। चूंकि आप आर्य जानते हैं कि आर्य
घोड़ा का उपयोग काफी ज्यादा करते थे, इसी कारण वो सफल भी हुए बहुत से क्षेत्रों में अपना विस्तार करने में। तो घोड़ा का उपयोग जो है रथों के लिए होता था। हाथी बाघ का कोई उल्लेख पूर्व वैदिक काल में नहीं मिलता है। इसके अलावा दो महत्वपूर्ण शब्द है, एक है व्राजपति। व्राजपति क्या होता था? चारागाह का देखभाल करता था, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। हमारे चारागाह में मतलब किसी जन या किसी कबीला का चारागाह है, उस पर अधिकार करके रखा कि हमारे पशु वहां जाएंगे, चरेंगे। तो उसके लिए रक्षक होते थे कि कोई अपना दूसरा पशु वहां उस क्षेत्र में चरा न दे। तो उसके लिए वो देखभाल करने वाला चारागाह होता था, जिसको व्राजपति कहा जाता है। आप समझ सकते हैं कि पशुपालन कितना महत्वपूर्ण था पूर्व वैदिक काल में। इसके अलावा एक शब्द का और उल्लेख आता है, पणी। पणी क्या होता है? तो पणी ये एक व्यापारी थे। पणी क्या थे? एक व्यापारी थे। पशुओं की चोरी करने के लिए ये कुख्यात थे। समाज में काफी दहशत था इनका, पड़ियों का। एक प्रकार से ये व्यापारी थे और पशुओं की चोरी करते थे। वहीं उत्तर वैदिक काल में देखा जाए तो अर्थव्यवस्था जो है कृषि आधारित हो गई थी। पूर्व वैदिक काल में कृषि का महत्व बहुत ही कम था। ऋग्वेद में देखिएगा तो मात्र 24 मंत्र जो है कृषि से संबंधित है, यानी कृषि का उल्लेख मात्र 24 बार दिखाई देता है। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख मात्र 24 बार दिखाई देता है। पूर्व वैदिक काल में जहाँ पशुपालन काफी महत्वपूर्ण था, वहीं कृषि नग्न दिखाई देती है, यानी बहुत ही कम दिखाई देती है। वहीं उत्तर वैदिक काल में क्या होता है? आप जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में यानी 1000 ईसा पूर्व के आसपास में लोहे का आविष्कार हो गया था। तो देखिए कैसे समझाते हैं हम इसको, कि अर्थव्यवस्था जो है उत्तर वैदिक काल में कृषि आधारित हो गई थी। शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित 4 प्रक्रियाओं का या कृषि से संबंधित 4 क्रियाओं का वर्णन मिलता है। कौन कौन सी वो 4 है? पहला है कृषंत यानी कि जुताई, कृषंता यानी कि जुताई, बपंत यानी कि बुआई, बुआई, लुनंत कटाई, और चौथा है मृण्यनंत यानी मड़ाई। तो शतपथ ब्राह्मण में 4 कृषि क्रियाओं का उल्लेख मिलता है। क्या क्या है वो चारों? कृषंत, बपंत, लुनंत और मृण्यनंत। कृषंता मतलब बुआई, कृषंता मतलब जुताई, बपंता मतलब बुआई, तीसरा है लुनंता मतलब कटाई, और मृण्यनंता मतलब मड़ाई। इसी ग्रंथ में यानी कि शतपथ ब्राह्मण में ही एक कथा है, विदेह माधव कथा। कौन सी कथा है? विदेह माधव कथा। इसमें जो है बताया गया है कि आर्य जो है संपूर्ण गंगा क्षेत्र में क्या करने लगे थे? कृषि करने लगे थे। यहाँ से भी जानकारी मिलती है कि कृषि विस्तार होता है। शतपथ प्रश्न हो सकता है कि किस ब्राह्मण से गंगा क्षेत्र में कृषि विस्तार का वर्णन मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण। या पूछ दे कि शतपथ ब्राह्मण के किस कथा से गंगा क्षेत्र में कृषि विस्तार का वर्णन मिलता है? या क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि शतपथ ब्राह्मण की किस कथा में कृषि विस्तार का वर्णन मिलता है? तो वो है शतपथ ब्राह्मण के विदेह माधव कथा। शतपथ ब्राह्मण में 4 कृषि संबंधी क्रियाओं का वर्णन है। इसके अलावा शतपथ ब्राह्मण के विदेह माधव कथा में आर्य जो है संपूर्ण गंगा क्षेत्र में कृषि करने लगे थे, इसका भी वर्णन मिलता है। दोस्तों यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम अयस और कृष्ण अयस आप पढ़े होंगे। राजनीतिक में हम लोग पढ़े थे कल कि पूर्व वैदिक काल में अयस शब्द जो है वो कांसा और तांबा के लिए किया गया है, तांबा और कांसा के लिए। लेकिन यजुर्वेद में देखते हैं उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में, यजुर्वेद उत्तर वैदिक काल का ही वेद है, इसमें श्याम अयस और कृष्ण अयस 2 ऐसे शब्द का उल्लेख है जो लोहे के लिए प्रयुक्त किया गया है। आप जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में लोहे का खोज हो गया था, जिसके कारण कई प्रकार के लौह उपकरण बने और कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, विस्तार हुआ। देखिए लोहे का विस्तार हो जाने से कृषि में विस्तार हुआ तो फसलों में वृद्धि हुई। पूर्व वैदिक काल में सिर्फ जौ का उल्लेख दिखाई देता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जौ, धान, कई मोटे अनाज भी दिखाई देते हैं। अतरंजी खेड़ा, दोस्तों अतरंजी खेड़ा एक स्थान है जहां से
लौह उपकरण का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यानी लौह उपकरण का प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? अतरंजी खेड़ा से। यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, ध्यान रखेंगे। अथर्ववेद में खाद का उल्लेख है। यजुर्वेद में लोहे का उल्लेख है, अथर्ववेद में खाद का उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण में 4 क्रियाओं का उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण के विदेह माधव कथा में जो है गंगा घाटी में कृषि क्षेत्र विस्तार का वर्णन है। दोस्तों इसके अलावा काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का भी उल्लेख मिलता है। काठक संहिता में, किस संहिता में? काठक संहिता में। प्रश्न हो सकते हैं कि किस संहिता में या निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में 24 बैलों द्वारा हल खींचे जाने का वर्णन मिलता है? तो वो है काठक संहिता। या फिर प्रश्न ऐसा भी हो सकता है कि काठक संहिता का विशेषता क्या है? और 4 ऑप्शन हो जाए जिसमें से एक ये भी हो, 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाला हल, तो आप चूज कर सकते हैं। दोस्तों पूर्व वैदिक काल में देखिए ऋग्वेद के चौथे मंडल में, पूर्व वैदिक काल में हम देखेंगे तो ऋग्वेद के चौथे मंडल में जौ, यौ यानी कि जौ, यौ शब्द का उल्लेख है। यौ होता है जौ। तो ऋग्वेद के चौथे मंडल में यौ शब्द का उल्लेख है, यानी एकमात्र अनाज जौ का उल्लेख है। इसके अलावा एक और शब्द का उल्लेख है जिसे उर्दर कहते हैं। उर्दर, उर्दर का मतलब होता है अनाज मापक यंत्र था। उर्दर क्या था? अनाज मापक यंत्र था। इसके अलावा धान्य शब्द का उल्लेख है। धान्य से आप धान मत समझ जाइएगा, धान्य से इसका अर्थ है अनाज, मतलब किसी अनाज का जिक्र नहीं किया गया है धान्य शब्द का। लेकिन बाद में जो उत्तर वैदिक काल में देखेंगे तो सीधा सीधा अथर्ववेद में खाद का उल्लेख तो है ही, फसलों में वृद्धि की बात बताई गई है, और जौ, धान जैसे कई अन्य अनाज जो है जुड़ जाते हैं। दोस्तों पहले जो जन और कबीले होते थे जिस भूमि पर अधिकार करते थे, सामूहिक स्वामित्व होती थी, यानी जो मालिकाना हक होता था वो ग्रुप में होता था, मतलब अकेले व्यक्तिगत किसी का नहीं होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते भूमि का महत्व, कृषि का महत्व बढ़ गया। कृषि का महत्व बढ़ने से भूमि का महत्व बढ़ गया, जिससे भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। पूर्व वैदिक काल में जहाँ पशुपालक जो है बहुत महत्व रखता था, वही पशुपालन का महत्व जो है बहुत कम हो जाता है उत्तर वैदिक काल में। हालांकि पशुपालन में एक महत्वपूर्ण शुरुआत होती है, हाथी पालन की शुरुआत होती है उत्तर वैदिक काल में। दोस्तों व्यापार की बात करें तो पूर्व वैदिक काल में व्यापार जो था, व्यापार पर पणियों का अधिकार था। पणी आपने सुना अभी कि एक व्यापारी थे जो पशुओं की चोरी करते थे, तो व्यापार पर पणी का अधिकार था। वस्तु विनिमय पे आधारित थी व्यापार, वस्तु विनिमय पर आधारित थी। दूसरा चीज कि आंतरिक व्यापार होते थे, कोई विदेशी व्यापार का उल्लेख पूर्व वैदिक काल में नहीं मिलता है। वहीं उत्तर वैदिक काल में देखा जाए तो आंतरिक व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी, क्योंकि अभी भी मुद्रा का कोई मुद्रा का प्रचलन बहुत ज्यादा नहीं हुआ था। हालांकि मुद्रा अस्तित्व में आ चुके थे, लेकिन मुद्रा का प्रचलन बहुत ही ज्यादा नहीं दिखाई देता है। देखेंगे दोस्तों कि निष्क यानी कि सोना, निष्क होता था सोना का, शतमान होता था चांदी का। इसके अलावा कृष्णल और पाद, 4 है, याद रखेंगे। निष्क, शतमान, कृष्णल और पाद, ये मुद्रा के प्रकार थे। निष्क जो होता था सोने का होता था, शतमान चांदी का। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि निष्क किस धातु का होता था? सोना, चांदी। तो निष्क सोना का होता था, शतमान चांदी का, इसको याद रखेंगे। देखिए पूर्व वैदिक काल में देखिए निष्क का जिक्र आता है। निष्क का जिक्र पूर्व वैदिक काल में है, उत्तर वैदिक काल में, लेकिन निष्क का जिक्र पूर्व वैदिक काल में सोने का टुकड़ा या आभूषण के रूप में है। पूर्व वैदिक काल में निष्क का अर्थ जो था वो सोने का टुकड़ा या आभूषण था। वही उत्तर वैदिक काल में निष्क का अर्थ क्या हो गया? मुद्रा हो गया। निष्क मुद्रा के रूप में प्रचलित हो गया। निष्क बाद में उत्तर वैदिक काल में मुद्रा के रूप में प्रचलित हो गया। एक शब्द है वकनाट। वकनाट शब्द है, पूर्व वैदिक काल में देखेंगे तो वकनाट शब्द का जिक्र आता है। ये वकनाट शब्द क्या था? तो वकनाट क्या थे? तो वकनाट एक सूदखोर थे। क्या थे? वकनाट सूदखोर थे जो बहुत ही अधिक ब्याज लेते थे, यानी कि साहूकार
साहूकारी प्रचलन में था। कपास का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन अयस्क का प्रयोग जो है तांबा और कांसा के लिए हुआ है, जो मैंने आपको पहले ही बताया। अब उत्तर वैदिक काल में व्यापार को हम देख रहे थे, तो आंतरिक व्यापार तो प्रचलित थी वस्तु विनिमय पर आधारित, लेकिन इसके अलावा समुद्र का जिक्र आता है उत्तर वैदिक काल में, और समुद्र का जिक्र आता है इस प्रकार की पूर्वी और पश्चिमी दोनों तरफ समुद्र होने की जानकारी दी जाती है, और व्यापार का भी जिक्र किया जाता है, यानी विदेशी व्यापार की शुरुआत भी उत्तर वैदिक काल में हो गई थी। आप पढ़े होंगे। उद्योग की बात किया जाए तो पूर्व वैदिक काल में बढ़ईगिरी बहुत ही ज्यादा प्रचलित थी, लेकिन रथकार जो हुआ करते थे उनका महत्व तो बहुत ही ज्यादा होता था। बढ़ईगिरी सबसे ज्यादा प्रचलित थी उद्योग में पूर्व वैदिक काल में, लेकिन रथकारों का महत्व बहुत ज्यादा था, क्योंकि रथ काफी एक महत्वपूर्ण साधन था आर्यों का, ताकि वो एक जगह से दूसरे जगह आसानी से भ्रमण कर सकते थे। विदेशी व्यापार का कोई उल्लेख पूर्व वैदिक काल में नहीं है, उत्तर वैदिक काल में विदेशी व्यापार का उल्लेख है। दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण में साहूकारी प्रथा का भी चर्चा किया गया है। एक कुसीद शब्द आता है, कुसीद का अर्थ होता है सूदखोर। पूर्व वैदिक काल में सूदखोर जहाँ वकनाट थे, वही उत्तर वैदिक काल में सूदखोर जो थे कुसीद कहलाए। ठीक है, तो याद रखेंगे, वकनाट मतलब भी सूदखोर और कुसीद मतलब भी सूदखोर। इसके अलावा उद्योगों की बात करें तो कुछ लोहे का आविष्कार होने से कुछ शिल्प उद्योग भी विकसित हो गए थे। लोहा को गलाकर, तांबा को गलाकर बहुत सारे धातु और आभूषण बनाए जाने लगे थे, तो धातु शिल्प उद्योग का भी विकास हुआ था उत्तर वैदिक काल में। इसके अलावा वस्तु निर्माण भी काफी मात्रा में वस्तु निर्माण उद्योग भी उत्तर वैदिक काल में दिखाई देते हैं, जिसमें ऊन और सन एक तरह से क्या है, पटसन आप सुने हैं ना, वही है ऊन और सन। तो दोस्तों, कपास का उल्लेख ना तो पूर्व वैदिक काल में है ना उत्तर वैदिक काल में। मैं कपास का जिक्र इसलिए बार बार कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने पीछे पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता में कपास का उल्लेख है, जैसे सिंधु के नाम पे, सिंध के नाम पे ही कपास को सिंडन कहा था यूनानियों ने। इसके अलावा दोस्तों, ये आर्थिक गतिविधियां जो विकसित हुई, इसके आधार पे बहुत ही आर्थिक गतिविधियों के बाद बहुत सारा बदलाव के दौर से गुजरता है उत्तर वैदिक काल, और बहुत सारे नगरों का विकास होता है, जिसको प्रारंभिक नगर कहते हैं। इस प्रारंभिक नगर को आद नगर भी कहा गया है। दोस्तों, एग्जाम्पल में देखा जाए तो हस्तिनापुर और कौशाम्बी जैसे आद नगर की चर्चा मिलती है। तो दोस्तों, ये था हमारा वैदिक जनजीवन का आर्थिक गतिविधियां। इसके बाद हम लोग सामाजिक गतिविधियों को देखेंगे, उसके बाद धार्मिक गतिविधियों को देखेंगे। दोस्तों, आज के लिए वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कहीं आपको कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको जरूर रिप्लाई किया जाएगा। धन्यवाद।